नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। क्या आप धर्म को लेकर हीन भावना से ग्रस्त हैं? अगर हैं तो धर्म के पाखंड की, अंधविश्वास की बोतल बदलकर कुछ नए नए बाबा मार्केट में घूम रहे हैं जिन्हें आपकी तलाश है। इन्हीं में से एक बाबा हैं, जरा इनकी बात सुने। तो एक समय एक जंगल में एक मोर और एक चील आसपास में रहा करते थे। मोर जो था उसने अपना घोंसला जमीन पर बनाया हुआ था और वह पेड़ की डालियों पर अपना जीवन यापन करता था। वहीं चील जो था उसने अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डालियों पर बनाया हुआ था। मोर जो था वह अपने खाने के लिए अक्सर फूल या पत्तियां खाया करता था। वहीं जो चील था वो हवा में ऊपर उड़ा करता था। ऊपर जाके वह दूसरे पंछियों को पकड़ के उनका शिकार किया करता था। चील को देखकर मोर को काफ़ी जलन हुआ करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि चील तो हवा में ऊपर उड़ता है और वह ज़मीन पर ही रहता है। तो उसने अपने पंखों को देखा और उसे लगा कि वह उन पंखों की जैसे ऊपर नहीं उड़ पाता है। तो उसने अपने पंखों को काट लिया और फिर उसने सोचा कि वह अब बिल्कुल चील की तरह से ऊपर उड़ेगा। तो उसने उड़ने की कोशिश की। अब था तो वो मोर, उड़ तो नहीं पाया, पर जंगल में बाकी सारे जानवर जब उसे देख रहे थे कि उसने अपने अपने बहुत सुंदर पर जो है वो काट लिए हैं और वह चील की तरह हवा में उड़ने की कोशिश कर रहा है, तो बाकी सारे जानवरों को बहुत हंसी आई उसे देखकर। बहुत ही दुख की बात है कि बहुत से इंडियन लोग, भारतीय लोग बिल्कुल उस मोर की तरह बिहेव करते हैं। उन्हें ये लगता है कि जो भी कुछ इंडियन है वो तो बेकार है, भले ही कितना भी अच्छा हो, और जो भी कुछ वेस्टर्न है वह बहुत अच्छा है। यही सारे कारण है इसकी वजह से हमारे अंदर एक हीनता की भावना बढ़ चुकी है और ये हीनता की भावना हमारे को काफ़ी नुकसान दे रही है। इसकी वजह से हम कई बार कुछ चीज़ें कर नहीं पाते हैं अच्छे से और हमारा कॉन्फिडेंस भी गिरता है, हमारी सेल्फ एस्टीम गिरती है, जिसकी वजह से हम थोड़ा कहीं भी बाहर जाते हैं तो थोड़ा बिहेवियर हमारा ऐसा हो जाता है कि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी लगती है। इनकी बात सुने। ये जनाब चील और मोर से भारतीय दर्शन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे एक सीधा सा सवाल है कि भारत का दर्शन कौन सा है? ब्राह्मण धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, चारवाक दर्शन, आजीवक दर्शन या इसी तरह के कुछ और भी दर्शन हैं जो कभी प्रचलित थे। इनमें से कौन से दर्शन की ये बात कर रहे हैं और किसे ये मोर वाला दर्शन बता रहे हैं? भारत में आजादी तक देश की 90% जनता शूद्र थी, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तौर पे पिछड़ी हुई थी। क्या ये उस जनता की बात कर रहे हैं जो अपने इन पिछड़ेपन की और अछूतपन की बेड़ियों को तोड़कर आए हैं? क्या उसे वो मोर का पंख बता रहे हैं कि उन्हें ये पंख नहीं तोड़ना चाहिए था? इसे देखकर लोग हंस रहे हैं कि आप लोग पढ़ लिख लिए, आगे बढ़ रहे हैं, विज्ञान अपना रहे हैं, आपने तो अपने पर ही काट लिए। आपको तो अछूत ही बन के रहना चाहिए था, शूद्र बन के रहना चाहिए था, बिना पढ़े लिखे अनपढ़ बनकर रहना चाहिए था। आप जो भी हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि आज से 200 साल पहले कौन कौन से वो कुल थे जो कि पढ़े लिखे वर्ग से थे। 200 साल छोड़िए, आप 100 साल पहले मुझे बताएं। आप मुझे बताएं कि आज भारत में जितने भी तरह से लोग जाति प्रथा में बटे हुए हैं, उनमें से कौन कौन से जाति के लोग सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से आगे थे। तो जो लोग पीछे थे, क्या आप उनके पर काटने की बात कर रहे हैं कि वो लोग अपने पर काट के आगे बढ़ गए? उन्हें उसी हालत में रहना चाहिए था। फिर तो जो लोग आगे बढ़ गए हैं, आजकल टी शर्ट पहन रहे हैं, सूट बूट पहन रहे हैं, उन पर तो सभी लोग हंसते होंगे, आप भी हंसते होंगे कि भाई आप लोगों ने तो अपने पर काट के ये वेस्टर्न कल्चर अपना लिया या साइंस को अपना लिया। थोड़ा सा इनकी और भी आगे की बात सुनिए। और उसके बाद में बहुत सी बुरी प्रथाएं रही हैं हमारी हिस्ट्री में, जिनकी वजह से हमें थोड़ा सा एम्बैरेस्ड फील होता है। प्रथाएं जैसे कि सती प्रथा हो गई, या चाइल्ड मैरिज हो गई, या दहेज की प्रथा हो गई, या फिर जो कास्ट सिस्टम है हमारा, तो इन सब की वजह से भी हमें थोड़ा सा एम्बैरेस्ड फील होता है। ये भारत की कुप्रथाएं थी, सब लोग इसे छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं और इस तरह ही और भी देशों में इस तरह की कुप्रथाएं थी जिससे वहाँ के लोग भी त्याग कर आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वो तो कभी एम्बैरेस्ड फील नहीं करते। आप कैसे एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। भारत के लोग भी इसको लेकर शर्मिंदगी फील नहीं करते हैं, बल्कि वो इससे आगे बढ़ चुके हैं। जो बीत गई है उसे छोड़ चुके हैं। अब आप यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको और स्पष्ट करना चाहिए था। क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि धर्म की बोतल बदल के आप फिर से लोगों को वही धर्म परोसना चाह रहे हैं नई बोतल के रूप में? खास बात तो यह है कि आप अपनी इन कुप्रथाओं की शर्मिंदगी को छुपाने के लिए धर्म को एक नए सिरे से गढ़कर इसकी बोतल को बदलकर फिर से परोसना चाह रहे हैं। इनकी थोड़ी सी और आगे बातें सुने। स्कूल में हिस्ट्री जैसे पढ़ाई जाती है वो ज़्यादा मॉडिफाई नहीं हुई है और बाकी चीज़ें भी काफ़ी वेस्टर्न हिसाब से सिखाई जाती हैं। हमारे खुद के कल्चर पर एम्फेसिस नहीं दिया जाता है और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी हीनता की भावना फील होती है वेस्ट के मुकाबले। क्योंकि जब हम किताबों में पढ़ते हैं कि सब कुछ तो पश्चिमी सभ्यता में हुआ और हमारी सभ्यता में कुछ हुआ नहीं, वो देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी सभ्यता शायद उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी पश्चिमी सभ्यता है, और वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब ये बता रहे हैं कि भारत की बहुत सारी प्रथाएं पढ़ाई ही नहीं जाती है। भाई साहब, अगर डिटेल्स में पढ़ा दी जाए तो सारी पोल ही खुल जाएगी। स्पेशली डॉक्टर अंबेडकर जी, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जी, पेरियार, ललई यादव, जगदेव कुशवाहा, शिवाजी के उत्तराधिकारी, इन सब के संघर्ष को अगर डिटेल से पढ़ा दिया जाए तो आप सब लोगों की पोल पट्टी पूरी तरह से अच्छी तरह से खुल जाएगी। पूरे विश्व पटल पे वो अच्छा ही है कि खान पान पर भेदभाव
स्वभाव, तालाब से पानी न पीने और शादी का रिश्ता न रखने जैसे उपरवारी शब्द ही कहीं कभार कुछ किताबों में मिल जाते हैं। इन सब की जिस दिन डिटेल से पढ़ाई होने लग जाए उस दिन आप भले ही शर्मिंदा ना हो लेकिन पूरी दुनिया शर्मिंदा हो जाएगी। ऐसी शोषणवादी और घटिया मानसिकता कुछ वर्गों की होती थी। उनकी सच्चाई को देखकर जो 800 सालों से भारत तो गुलाम था ही, उसके पैरेलल में ये मानसिक गुलामी करवा रहे थे और अपनी घृणित मानसिकता को बाकी के भारतीयों पर थोपे हुए थे उन विदेशी आक्रांताओं के साथ मिलकर। इसका एक सीधा सा उदाहरण है, मुगल काल में जजिया कर लगता था भारतवासियों पे, ब्राह्मणों को छोड़कर। आप जरा सोचे, ब्राह्मणों में ऐसी कौन सी वीआईपी कल्चर आ गया था जिससे कि उन्हें जजिया कर से मुक्ति दी गई थी। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, और भी बातें सुन लीजिए। हमारी सभ्यता में बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन जस्ट वो हमें स्कूल में पढ़ाई ही नहीं जाती हैं। अब अगर आप एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हमारे जो एपिक्स हैं, रामायण और महाभारत, वो तो दुनिया के सबसे अच्छे एपिक्स में से एक माने जाएंगे, बेहतरीन एपिक्स हैं, लेकिन उनको कभी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है। अब ये रामायण महाभारत सिलेबस में डालने की बात कर रहे हैं। अब शायद इनको ये भी नहीं पता कि एपिक इतिहास नहीं होता है जो उसे इतिहास में डाल दिया जाए। और जब आप इतिहास में डालोगे तो पढ़ाओगे क्या? रामायण में कि राम ने शंभू की हत्या कर दी। क्यों हत्या कर दी? क्योंकि वो ज्ञानी था, पढ़ा लिखा था और किसी ब्राह्मण ने उसे कहानी सुना दी। और कौन से रामायण आप पढ़ाओगे? आपका रामायण तो भारत में कई लोगों ने लिख डाला है। किसको आप वेरीफाई करोगे कौन सा रामायण सही है? वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास का रामायण, या फिर बंगालियों का रामायण, या फिर पेरियार स्वामी और ललई यादव जी का रामायण, या फिर भवभूति का रामायण? इतने सारे तो रामायण है, और किस एंगल से वेरीफाई करोगे? और उसमें क्या पढ़ाओगे कि हनुमान हिमालय पर्वत पर गया संजीवनी लाने और पूरे पहाड़ को उखाड़ लाया? और कहाँ पे ले गया? तमिलनाडु में, पहाड़ को उखाड़ कर। ये सब आप पढ़ाओगे इतिहास में? या फिर ये पढ़ाओगे कि महाभारत में कर्ण को द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने नहीं दिया गया क्योंकि वो शूद्र था? यहाँ पे आप शर्मिंदा नहीं होंगे? आप शूद्र व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जब सत्य ही पढ़ाना है तो आपको बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की बात करनी चाहिए थी, जो नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला में मिली है। ये वो विश्वविद्यालय हैं जो अभी प्रमाण के तौर पे खड़े हैं और इन पे सारी सरकारें चुप्पी लगाई बैठी हैं। न तो इनकी डिटेल से जानकारी पढ़ाई जा रही है, ये कौन सी यूनिवर्सिटियां थी, कौन से लोग पढ़ाते थे, क्या क्या चीज पढ़ाई होती थी। जो सामने साक्षात में है उसको पढ़ाने में आपको कौन सी शर्मिंदगी आ रही है? और जो विदेशी उस समय भारत में आए थे, जैसे हैंसोंग, मेगास्थनीज, फाहियान, इन्होंने अपने जो नोट्स लिखे, इन नोट्स को पढ़ाने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? इन चीजों की आपको अपील करनी चाहिए थी कि ये चीजें सिलेबस में डालने के लिए। इसकी तो आपने बात नहीं की। जो साक्षात सामने खड़ा है, दिख रहा है, जहाँ पे लोग टिकट काट कर घूमने जा रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं एपिक कहानी पढ़ाने की, कथा कहानियों की। इससे आप देशवासियों को शर्मिंदगी से बचाना चाहते हैं, कथा कहानी सुनाकर, पढ़ाकर। जरा इन यूनिवर्सिटियों की डिटेल्स की पढ़ाई आप पढ़वाएं, ताकि पता चले कि क्या क्या फर्जीवाड़ा हुआ है हमारे इतिहास में, और वास्तव में इतिहास में था क्या, कैसे भारत में यूनिवर्सिटियां तक थी। और जब यूनिवर्सिटी रही होगी तो उसके प्रोफेसर भी रहे होंगे, और जो प्रोफेसर रहे होंगे उनकी तो आप कभी बात नहीं करते, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी है तो वहाँ शोध भी हुए होंगे। लेकिन आप तो सीधे बात करते हैं किसकी? जंगल में आपके ऋषि मुनि बैठे थे। मतलब यूनिवर्सिटी हमारे सामने खड़ी है, इसमें कोई एजुकेशन नहीं था, लेकिन आपके कथा कहानी में आपके ऋषि मुनि जंगल में बैठकर तपस्या कर रहे थे और शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। ये फर्जी कहानी आप लादना चाह रहे हो, यही पढ़वाना चाह रहे हो, और इसीलिए आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो कि आपकी कथा कहानी क्यों नहीं थोपी जा रही है एजुकेशन सिस्टम में। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स में जो चाणक्य की अर्थशास्त्र है उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। सिर्फ एक जनरल नॉलेज में एक पेज, एक वर्ड में आ जाता है कि भाई अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, और बोला जाता है चाणक्य ने लिखी थी, लेकिन उसके अंदर क्या है उसके बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं जाता। और फिर चरक संहिता और श्रुत संहिता जो कि मेडिसिन में है, उसके बारे में भी ज़्यादा कुछ बात नहीं होती है। और हमें ये तो बताया जाता है कि हमारे पुराने ज़माने में जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आर्यभट्ट ने या वराहमिहिर ने या भास्कर ने असल में क्या काम किया वो भी बताया नहीं जाता। अब ये आपने चाणक्य के बारे में बता दिया, आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे नाम भी आपने लिए, इनका अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है। आपको पता है कि भारत में मौर्य वंश का पता कब चला? 20वीं सदी में अंग्रेजों ने बताया। अगर चाणक्य 20वीं सदी से पहले था तो ब्राह्मण ग्रंथों में उसका नाम होना चाहिए था, चाणक्य नीति भी ब्राह्मण ग्रंथ में होनी चाहिए थी। और जब चाणक्य नीति ब्राह्मण ग्रंथ में थी तो फिर समय काल भी होना चाहिए था, और जिस चाणक्य को आप मौर्य वंश में फिट कर रहे हो तो फिर मौर्य वंश का भी पता होना चाहिए था ब्राह्मणी ग्रंथों में। लेकिन ऐसा कोई तो प्रमाण है नहीं। फिर कैसे आप लोगों को नहीं पता था? और अंग्रेजों ने खुदाई से और साउथ में कुछ खुदाई से जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले उसे पढ़कर सम्राट अशोक, जिनका कि उसमें नाम प्रियदर्शनी लिखा हुआ था, इत्यादि से मौर्य वंश का इतिहास पता चला। ये जितने भी आपने नाम लिए इन सब के पिछले 200 सालों में हाईलाइट किए गए हैं, और वो भी अंग्रेजों ने जो लिटरेचर फाइंड आउट किए उसका
क्रेडिट देने के लिए किसी न किसी काल्पनिक नाव पे फिट किया गया है। आपके पास कोई पुराना एविडेंस नहीं है, न तो पुरातात्विक साक्ष्य है न कोई लिटरेचर, और जो लिटरेचर है वो पिछले 150 सालों के अंदर लिखा गया है। उसी तरह से जैसे विमान शास्त्र लिखा गया जो कि पूरी तरह से फर्जी साबित हुआ, उसी तरह से आपने वैशेषिक दर्शन, सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टिका और तरह तरह की किताबें लिखी हैं अनुमान के आधार पर, और उसका कोई पुरानी पांडुलिपि आपके पास नहीं है और न ही इन किरदारों का कोई प्रमाण। और अंतिम में आपने क्या कहा कणाद के बारे में? एक और वैज्ञानिक थे हमारे भारत में जिनका नाम था महर्षि कणाद। वह सन 600 से लेके 200 ईस्वी पूर्व में कभी रहा करते थे, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है जो कि बिल्कुल जॉन डॉल्टन के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है, जहाँ पे वो कहते हैं कि आप किसी भी पदार्थ को लें और उसे अगर तोड़ते जाए तो आखिर में जाके वो एक बहुत छोटे एक कण में बनेगा, और वो कण ऐसा होगा जिसको कि आप और उसके बाद में ज़्यादा नहीं तोड़ सकते हैं, और उन्होंने उसको परमाणु बोला था। इस पर मैंने एक डिटेल्स में वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप सभी देखें। उसमें मैंने पूरी सबूतों के साथ यह साबित किया है कि कणाद ने किसी भी परमाणु की खोज नहीं की थी, बल्कि यह खुद ही एक काल्पनिक चरित्र है। इसकी अवधि ये बता रहे हैं कि 600 BC से लेकर 200 BC। जरा सोचिए, उस काल में हर्यक वंश से लेकर सम्राट अशोक और मौर्य वंश का काल था। इस वंश में न तो इनके चाणक्य का प्रमाण मिला न ही कणाद का। चाणक्य को तो इनने फिट किया ही किया, अब कणाद को भी फिट करने की कोशिश में है। और इन दोनों में खास बात यह है, कणाद का चित्र बनाते हैं उसमें लंबे बाल दिखाते हैं और दाढ़ी भी दिखाते हैं एक ऋषि मुनि की तरह, और चाणक्य को जब फिट करते हैं तो उसका चित्र दिखाते हैं पूरा क्लीन शेव है, बस चुटिया लटकी हुई है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है कि कणाद ने परमाणु खोजा था या नहीं खोजा था, उसे आप लोग देख सकते हैं। यह पूरी तरह से टोटल फर्जी बात है कि कणाद ने परमाणु की खोज की थी। वास्तव में वो भी जो लिटरेचर लिखा गया है वो भी पिछले 150 सालों के अंदर ही लिखा गया है, उसका भी कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, न ही कोई प्रमाण है, बस अनुमान के आधार पर बताया गया है। और मैंने मैथमेटिकली कैलकुलेट करके भी दिखाया है कि वो परमाणु के इक्वल नहीं है, बल्कि उससे 2 लाख गुना से भी ज्यादा बड़ा साइज है। तो परमाणु कैसे हो सकता है? जिस कणाद का न तो जन्म का पता है न मरण का पता है, उससे ये परमाणु की खोज करवा दिए। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आज भारतीय जागरूक हो रहे हैं और उन्हें गर्व है साइंस पे और भारत पे। आप उन्हें फर्जी के कथा कहानी और इतिहास पे हीन भावना बताकर शर्मिंदा न करें। झूठ का गोला देकर पढ़े लिखों को जाहिल बनाने की इस मुहिम का मैं पूरी तरह से बहिष्कृत करता हूं। और दोस्तों, आप लोग भी खुद तय करें कि हम आगे साइंस की वजह से बढ़ रहे हैं या इन धार्मिक फर्जी के प्रोपोगंडे कथा कहानियों के माध्यम से। तो इस तरह के बाबा मार्केट में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ साइंस ही मानव सभ्यता का भविष्य है और इसी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं या अभी तक आगे बढ़े हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके कि वास्तविक सच्चाई क्या है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।